हाय गुड इवनिंग, दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आज की जो वीडियो है जी, ये थोड़ा सा हट के है। चूँकि एवरीडे बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पे मैं बात करता हूँ, असाइलम पे बात करता हूँ, स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ पे बात करता हूँ, और मोस्टली ऐसे इश्यूज होते हैं जो इनसाइड द यूके जो है उसके हवाले से होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं सॉरी, मेरा थोड़ा गला गड़बड़ है, सो आज बर्दाश्त कीजिएगा मेरी आवाज़ को। तो बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहां पे आप आउटसाइड द यूके जो है एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं, और आपके जो रिश्तेदार होते हैं, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो यूके में होते हैं। वो चाहते हैं, जो यूके बेस्ड आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके अपने हैं, वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से आप उनको ज्वाइन कर सकें, आप उनके पास आ सकें। लेकिन क्या लॉ में, इमिग्रेशन रूल्स में ऐसी कोई गुंजाइश है कि आप कानून के मुताबिक जो है आप उनके पास आ सकें? बहुत से लोग जो हैं सिर्फ एक ही रूट को समझते हैं जी कि हम विजिटर वीज़ा अप्लाई करेंगे, यूके में आएंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे आके बोरिया बिस्तर लेके मंजी डा के थे बह जाएंगे। सो दैट्स द वन ऑफ द वर्स्ट रूट जिसको कहेंगे वो है। चूंकि बहुत से लोग जब इस तरह का काम करते हैं कि आते हैं यूके में, जब वो विजिटर वीज़ा लेके और यहाँ पे जम के बैठ जाते हैं, उसकी वजह से जो और नए लोग आना चाह रहे होते हैं उनके साथ मैं समझता हूँ बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाती है। एवरी डे बहुत से लोग मुझसे रब्ता करते हैं, कहते हैं जी हम अपनी बहन को बुलाना चाह रहे हैं, भाई को बुलाना चाह रहे हैं, माँ को बुलाना चाह रहे हैं। मोस्ट उनके लिए जो सबसे ज़्यादा अहम रिश्ता होता है, वो चाह रहे होते हैं कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनके पास आएँ, वो उनकी सक्सेस स्टोरी को देख सकें, वो देखें कि उनके बच्चे जो हैं वो यूके में कैसे रहते हैं। उन्होंने, किसी ने जॉब की, कोई विजिटर आया, कोई स्टूडेंट आया, कोई असाइलम सीकर बना, उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ को यहाँ पे यूके में सेटल किया। कई सालों के बाद वो, कोई लोग अपना घर बना लेते हैं, बीवी बच्चे होते हैं, वो चाह रहे होते हैं कि उनके अपने जो हैं वो उनके पास आए, लेकिन वो उनके पास, वो समझते हैं स्वाय शायद विजिटर वीज़ा के अलावा कोई रूट नहीं है। सो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अपने अपनों को जो है अपने पास बुलवाना चाहते हैं। सो चलिए, पहला इसका पॉइंट ये आ जाता है जी कि ज्वाइन a family member जो है who is already in, के ऑलरेडी इनसाइड द यूके हैं, विल बी ट्रैवलिंग विद यू, और या जो है वो ऑलरेडी इनसाइड द यूके हैं, आप उनको ज्वाइन करना चाह रहे हैं एज अ फैमिली मेंबर। पहला पॉइंट ये है। सेकंड जो है वो ऑब्वियसली वो थोड़ा ऐसा आम लोगों से हट के आ जाता है। जैसे ये आर्म फोर्स के लोग होते हैं जो इमिग्रेशन कंट्रोल या डिपेंडेंट्स के हवाले से आ जाते हैं, या ये जो रेलिवेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनका आ जाता है। फॉर्मर मेंबर ऑफ यूके आर्म फोर्सेस जो हैं, HM4, ये मोस्टली ये वो लोग हैं जो लोग जो हैं कंट्री के लिए काम करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इस तरह के जो हम देसियों के हवाले से शायद वो रेलिवेंट नहीं है। फिर एक उनका आ जाता है जी कि वर्क वीज़ाज़ के हवाले से जो है वो फैमिलीज जो है, जैसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा है किसी के पास, तो उनकी फैमिली उनको ज्वाइन करती है, वो आ जाते हैं, उनके डिपेंडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन करते हैं। एक होता है जी आप विजिट वीज़ा पे आए हैं फैमिलीज़ को मिलने, फिर या स्टडी वीज़ा पे आए हैं, या सेटल होने के लिए यूके में आए हैं इन अ सर्टन ब्रिटिश क्राउन जो डिफरेंट एरियाज़ हैं उसमें है। और एक आ जाता है कि जी कि आपके पास यूके में ILR था, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन था, देन आपने यूके छोड़ दिया, आप किसी और कंट्री में जाके रहना शुरू कर दिया। अब आपने सोचा कि जी कि मुझे जो है हमें वापस आना चाहिए, और जो है तो मैंने लग रहा सी पता किसी लिपस्टिक के निशान ने, लेकिन नहीं, धागा जी एवं मैं क्या उतार ही दिए, एवं कोई शक ही ना करे शरीफ आदमी थे। सो आजकल शक भी शरीफों पे ही रहता है। अच्छा चलिए, वो उसमें ये आ जाते हैं कि जी कि जो रिटर्निंग रेजिडेंट जिसको कहते हैं। सो चैप्टर बहुत लंबा है आज का, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करूंगा। आज हम सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर रहेंगे। आपके अपने, आप उनको अपने पास बुलवाना चाहते हैं, ज्वाइन अ फैमिली, तो फिर आपके पास क्या रूट्स जो हैं वो आ जाते हैं जी। अच्छा, इसमें एक बड़ा एक अहम पॉइंट जो है वो आ जाता है जिसको आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो ये आ जाता है कि आपका जो अपना है कोई, वो ब्रिटिश सिटीजन है
या किसी के पास सेटल्ड स्टेटस इन द यूके है, उनके पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है, चाहे वो उनको डोमेस्टिक वायलेंस की बेस पे मिला, चाहे वो उनको यूके में जो है किसी भी वजह से जब उनको आईएलआर मिल गया, वो फैमिली बेस पे मिला, या जैसे भी मिला, आईएलआर है उनके पास या उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, ये दो कैटेगरीज हैं जो यूके में जो है वो रहते हैं आपके अपने। और अब जो है आप किसी भी कंट्री से हैं, लेट से आप पाकिस्तान से हैं या आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, दुनिया के किसी भी कंट्री से आप हैं, अब आपने जो है वो इनके पास आना है, अपनों के पास आपने आना है और आपने इनको ज्वाइन करना है। सो इसमें अब मुख्तलिफ जो वीज़ास की कैटेगरीज हैं, ये बड़ा ये जो अब का आगे की ये वीडियो है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है इस हवाले से कि कौन लोग जो हैं वो आपको ज्वाइन करना चाह रहे हैं। नॉन ब्रिटिश चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट्स who has permission to be in the UK as a partner or the spouse of a British partner, a British citizen or a person settled in the UK granted permission under the rules in the place before 9th July। जो मतलब मुख्तलिफ ये चीज़ें आ जाती हैं कि आपके नॉन ब्रिटिश चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट हु हैज़ अ परमिशन टू स्टे इन द यूके, ये गौर कीजिएगा। नॉन ब्रिटिश चाइल्ड से मुराद ये होता है कि जी के मैं एक पाकिस्तानी हूँ या इंडियन हूँ, बांग्लादेशी हूँ या मैं कोई भी हूँ, मैंने एक ब्रिटिश वुमन के साथ या ब्रिटिश आदमी के साथ शादी की, लेकिन मेरी पहली शादी से मेरे बच्चे हैं जो ऑलरेडी जो है बैक होम मेरे साथ रहते थे, लेकिन मैं अब चूंकि शादी करके जो है अपने कंट्रियों में जो होता है ना कि लड़कियां ब्याह के खामन के घर जाती हैं, यहाँ पे यूके में ये है कि ब्याह के ये लोग यूके में आते हैं, भावे मुंडा होवे थे कुड़ी होवे भावे। सो मैं ब्याह के यूके में आ गया एज अ स्पाउस बन के, लेकिन मैं अब पीछे अपने बच्चे छोड़ आया, अब मैं अपने बच्चों को मैं अपने पास बुलवाना चाहता हूं। सो देन क्या आप उनको बुलवा सकते हैं? देन द आंसर इज यस, बिल्कुल आप जो है वो अपने नॉन ब्रिटिश चाइल्ड जो है ऑफ अ पेरेंट्स जो है आप उनको बुलवा सकते हैं। कि आई डू होप कि मैं इसको अपने गला खराब की के बावजूद आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। लेट मी एक्सप्लेन दिस लाइन एंड देन आई विल मूव इनटू नेक्स्ट लाइन। मैं एक औरत हूं या मैं एक आदमी हूं, मैं किसी और कंट्री में रहता हूं, मुझे एक ब्रिटिश आदमी या ब्रिटिश एक औरत मिल गई, मैंने उनके साथ शादी कर ली, अब उसके बाद जो है मेरा उन्होंने स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया, मैं अब यूके में आ गया या आ गई। अब मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि मेरा जो बच्चे मैं पीछे छोड़ के आई हूं, मैं उनको भी अपने पास बुलवा लूं। ठीक है जी, तो क्या मैं बुलवा सकता हूं? देन द आंसर इज यस, आप बिल्कुल एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड ये आ जाता है, अच्छा इसकी फीस जो होती है थोड़ी ज़्यादा हाई होती है जी। इसकी फीस जो है जो सोफा आज की फीस है वो 1846 पाउंड्स होती है फीस जो गवर्नमेंट की है, जो आपने पे करनी है, प्लस जो लॉयर्स की फीस होती है वो ऑब्वियसली वो ऑलवेज नेगोशिएबल, आप डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है जी के पेरेंट ऑफ ए चाइल्ड लिविंग इन द यूके, पेरेंट ऑफ ए चाइल्ड लिविंग इन द यूके हु इज अंडर द एज ऑफ 18 एंड इज अ ब्रिटिश सिटीजन सेटल्ड इन द यूके और स्पेसिफाइड ई नेशनल, या बाकी जो आ जाते हैं, क्या आप उनको बुलवा सकते हैं? द आंसर इज यस, बिल्कुल आप बुलवा सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये आ जाता है जो मैं अक्सर इस पॉइंट के ऊपर मैंने आज ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस की हैं, लेकिन आज को भी उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव ऑफ ए पर्सन हु इज़ अ ब्रिटिश सिटीजन और ए सेटल्ड पर्सन इन द यूके, या जो है यूके विद द प्रोटेक्शन स्टेटस, जो प्रोटेक्शन स्टेटस ये होता है चाहे रिफ्यूजी हो या किसी को डोमेस्टिक वायलेंस की बेस पे केस स्टेटस आपका ओके हुआ है, या आप स्पेसिफाइड ई एन नेशनल विद द परमिशन टू स्टे इन द यूके अंडर ये जो ईयू सेटलमेंट रूल्स होते हैं, ये 3-4 जो किस्में हैं, उसमें आप अपने रिलेटिव्स को जो है, अपने रिश्तेदारों को जो है उसमें आप बुलवा सकते हैं। पहली कैटेगरी में आपके वो बच्चे जो अंडर एज थे, आप उनको वहां पे छोड़ आए, अब आप चाहते हैं, बास का होता है ना कि औरत एक ब्याह कर दी है, तो शादी की उसने, तो उसके खामने का नहीं जी नहीं मैं तेनू तक कबूल लांगा, तेरे बच्चियां मैं नहीं लांगा, मैं तुम्हारे बच्चों को मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, मैं ओनली तुम्हारा वीज़ा करवा दूंगा। अब वो मोहब्बत की शादी है, अरेंजमेंट है, अरेंज की शादी है, जैसे भी है, या उन्होंने शादी कर ली, लेकिन उसके बाद कंप्रोमाइज़ हो जाता है। एक औरत जो है वो अच्छी तरीके से घर को संभालती है, वो खामन जो है वो बास का खामन के बच्चे होते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं चले ठीक है यार सेटलमेंट होगी, बड़ा अच्छा चल रहा है, वो कहती है भाई देखो मैंने भाई कह रही है, कराची के लोग अक्सर ना वो जो वो खामन को भी भाई कह देते हैं, बल्कि भैया, वो उनकी आदत स्टाइल बना होता है, भाई मेरी बात तो सुनिए। तो वो मुझे शुरू में नहीं पता था, तो एक दो कराची की फैमिली के, मैं बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, तो फैमिली में उनके घर में जाना, तो उन्होंने कहना भाई इधर बात तो सुनो, तो वो मैं कहती यार थोड़ा खामन है आपका हस्बैंड, उन्होंने कहना यार साडा स्टाइल है यहाँ पे हम हर बंदे को भाई बोल दे। सो
मेन तो ये आ गया कि उसके खामन ने उसने कहा जी कि देखें मियाँ साहब, मैं आपके साथ बहुत अच्छी हूँ, अब आपका घर मैंने संभाल लिया, आपका बच्चे मैंने संभाल लिए, सारा कुछ है। अब मेरे बच्चे जो थे पाकिस्तान 'ਚ बैठे ने, इंडिया 'ਚ बैठे ने, रुलदे पे ने, वो अच्छे नहीं है, फ्यूचर अच्छा नहीं है, तो अलाउ कर दें मैं अपने बच्चों को तो यहाँ पे बुलवा सकूँ। सो वो कहता है जी कि चलो ठीक है बेगम साहब, अब आप अपने बच्चों को बुलवा दें। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या वो अपने बच्चों को बुलवा सकती है? द आंसर इज यस, बिल्कुल वो अप्लाई कर सकती हैं जी, और ये जो रूट मैंने आपको बताया उसके ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। और ये जो अडल्ट उसमें बच्चे बुलवा सकते हैं, और ये जो एडीआर का मैंने बताया, अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव वीजा, इसमें पेरेंट्स है, माँ बाप बहन भाई चाचा मामा ताया, जितने भी रिश्तेदार हैं आपके अपने हैं, खूनी रिश्तेदार हैं, आपके पास एविडेंस है, आप साबित कर सकते हैं कि आप उनके आपके खून के रिश्तेदार हैं वो। देखिए, अब ये सारी बातों को वीडियो को क्लोज करने से पहले बताऊं, ये जो एडीआर का वीजा है, एक तो खैर इसकी फीस ज्यादा होती है, जिसकी आजकल की फीस 3250 पाउंड ईच बंदे की फीस है, 3250 पाउंड। ऐसा बिग अमाउंट जो है, जो 3500 पाउंड जो फीस आ जाती है गवर्नमेंट की, होम ऑफिस की। लेकिन ऑब्वियसली इन तीनों वीजाज में, तीनों कैटेगरीज के वीजा में आपको डायरेक्ट 5 ईयर्स का वीजा ग्रांट होता है जी, 5 साल का, और 5 साल के बाद आप ऑब्वियसली यू कैन अप्लाई फॉर आईएलआर। जो है आपके पास यूके में जिनके पास आप आ रहे हैं उनके पास अपनी अकोमोडेशन होनी चाहिए, दे मस्ट नॉट बी ऑन ये जो बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, उनके पास एक घर में एक रूम जो है वो सेपरेट होना चाहिए जहां पे वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, रखेंगे। और ऑब्वियसली आफ्टर 5 ईयर्स तक आप कोई बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकते हैं। आपको 5 साल रहने के बाद आप डायरेक्ट आप आईएलआर लेते हैं, एंड आफ्टर टेकिंग आईएलआर आफ्टर 1 ईयर जो है वो फिर आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आखिरी बात आपको बताता जाऊं, ये जितने मैंने वीजास कैटेगरीज बताए हैं, इसमें अगर आप में हौसला है, अगर आप में हिम्मत है पैसे खर्च करने की, वकील को बर्दाश्त करने की, और हौसला है अगर, तो फिर केस फाइल कीजिए। एक तो इस तरह की एप्लीकेशन में मिनिमम 6 to 8 मंथ्स जो है वो लग जाते हैं केस में, केस का फैसला आने में। ड्यूरिंग इसी केस जो है होम ऑफिस बार बार आपसे चीजें मांगता है, होना दियो, आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, आप वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, आप ये साबित कीजिए, आप वो साबित कीजिए, फलां दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। लोग हौसला छोड़ जाते हैं वकील नो, ओ जी है कि हो गया, जी है कि हो गया, जी है कि। अगर आप में हौसला नहीं है तो बिल्कुल केस फाइल ना करें। और सेकंड, इसी पॉइंट पे, इस तरह के केसेस का जो रिजल्ट होता है वो 70 60 70% जो होता है यस होता है, लेकिन 30% प्लस जो है चांसेस होते हैं कि इसमें रिफ्यूजल आती है। और अगर रिफ्यूजल आए फिर ओ जी तुसी मरवाता जी, 3500 पाउंड फीस पे कर दी मैंने, उसके बाद आपने भी इतनी 1500 2000 आपने भी ले ली, 5-6 हज़ार पाउंड का हमें टीका लग गया। सो अब क्या करें जी, छो जी वकील छो किसी और। जब आप कहीं और गए समझो तुसी वो पिछले को वाकई सचमुच में टीका लग गया। हौसला चाहिए आपको। अगर आपको कॉन्फिडेंस होता है, जब आप अंडरस्टैंड करें कि भाई मैंने अब लॉन्ग टर्म चलना है, बीवी के साथ जैसे बर्दाश्त करके नहीं चलते, इसी तरह वकील को बर्दाश्त करके चलिए। उसकी वजह यह है कि इस तरह के केसेस में अगर 60-70% रेशो होती है यस नो की, तो आप इसको समझिए 50-50 कर लीजिए। 50-50 हो गया यस, गुड लक, हैप्पी डेज। नहीं, आप अपील पे जाइए। जब आप इस तरह के केसेस में अपील पे जाएंगे, देन देर आर चांसेस। वजह क्या है? वजह उसकी ये होती है कि उसमें आपके पास जो है ह्यूमन राइट्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब आपके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी, सो यहाँ पे यूके में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है वो कोर्ट्स जो है वो बर्दाश्त नहीं करती हैं। ईसीओ जो होता है शायद वो बर्दाश्त कर जाए, वो आपको रिफ्यूज कर दें वीज़ा। एडीआर अब उस पर आप चले जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू पे चले जाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह के जितने केसेस हैं मेरे एक्सपीरियंस में आया है, नीचे से अगर रिफ्यूजल आती है तो अपील पे जो है वो 98% चांसेस होते हैं कि इस तरह के केसेस अपील पे लाजमी होके हो जाती हैं। सो हौसला रखिया करें। बहुत से ऐसे मैंने क्लाइंट्स में अपना जाते जाते आखिरी जो बात मैं करता जाऊँ, बहुत से क्लाइंट्स जो हैं स्टार्टिंग में बड़े पॉजिटिव होते हैं, जो ही उनकी किसी भी एप्लीकेशन में जब रिफ्यूजल आती है वो नाल ही जब मत्थे ते अखा नहीं रखनी होंदियां, वो कहने लै भी आज तो बाद या आ रही बाद, वो ऐसे हो जाते हैं। लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस में ये आया है, मेरे जितने क्लाइंट्स पॉजिटिव रहे हैं, और जितने अभी भी जितने भी वीडियोस देख रहे होंगे, बहुत से मेरे अपने क्लाइंट्स ही हैं जो देखते हैं, मुझे बताते रहते हैं। जितने क्लाइंट्स हैं हर एक का मैं केस विन नहीं करता हूं मैं, बहुत से केसेस में लूज भी होते हैं हम इनिशियल स्टेज पे, लेकिन वो जुड़े रहते हैं साथ जो है वो पवस्ता है शजर से उम्मीदें बहार तक, वो जुड़े रहते हैं। हम कहीं ना कहीं अपील पे जाके, रिव्यू पे जाके, सेकंड अपील पे जाके कहीं ना कहीं उनका काम हो भी जाता है।
अल्टीमेट जब आप किसी और के पास जाएंगे या किसी और का है, वो क्या ऊपर से तो नहीं उतरा हुआ मखलूक जो होती है, वो खुदा की कोई स्पेशल मखलूक तो नहीं है, वो भी सेम होते हैं। सो इसलिए ये कानून जो होता है, नंबर 1 रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस, ये मेन एक चीज आती है। सेकंड आ जाता है आपका वकील, हौसला, हिम्मत, और आपका ये ज्वाइंट वेंचर, वकील और क्लाइंट का दोनों का सेम एक पेज पे होना, आपका केस जो है कभी लूज नहीं होता। दुआ में याद रखिएगा। मुझसे मिलना चाहें, मैं ब्रैडफर्ड में होता हूँ, फोन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, लेकिन कई सारे दोस्त डायरेक्ट फोन में लाते हैं। खुल के लिखा हुआ है मोबाइल नंबर के ऊपर, कॉल मत करें, जस्ट सेंड अ टेक्स्ट मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, कंसल्टेशन फीस पे कीजिए, हम कॉल बैक करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।